नमस्कार, करंट नॉमिक्स यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। डेली करंट अफेयर सीरीज का 15th पार्ट लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। उम्मीद करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों पर रहकर अपनी पढ़ाई को बहुत मजबूती प्रदान कर रहे होंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल करंट नॉमिक्स को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के जो हमारे मुख्य मुद्दे रहेंगे उनमें सबसे पहला रहेगा विद्यादान 2.0 नेशनल प्रोग्राम। हम देखेंगे ये क्या है और एचआरडी मिनिस्टर ने इसे क्यों लॉन्च किया है। उसके बाद हम आएंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के ऊपर कि भारत को इसमें क्या रैंकिंग प्राप्त हुई है और पहला स्थान किसका रहा और इस इंडेक्स को कौन जारी करता है। उसके बाद हम डेमो 2 मिशन जो कि नासा का है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी, उसने ये लॉन्च किया है, तो ये क्या है उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम न्यू डेवलपमेंट बैंक के ऊपर बात करेंगे जो कि ब्रिक्स के द्वारा ऑपरेट होता है। उसके बाद हम चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो कि मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है क्या है उसको भी डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को देखेंगे जो कि अभी वर्तमान में गुजरात में चलाया जा रहा है और गुजरात में इसका तीसरा चरण जो है अभी जारी रहेगा 10 जून तक। तो ये क्या है उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के नीचे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराना है। मैं बहुत मोटिवेटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप हमारे क्वेश्चंस का रेगुलरली जवाब हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कराते हैं। इसी तरीके से आप हमसे जुड़े रहिए। तो आज का सवाल है कि एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो 2020 लाया गया है ये एक्सप्लेन करिए कि क्या है 50 शब्दों में। आपको 50 शब्दों में लिखकर भेजना है। आप 20 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं कि ये जो ऑर्डिनेंस है उसमें क्या बताया गया है, क्या चेंजेस किए गए हैं। तो अब की बार हमने आपके लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बना दिया है क्योंकि हमें पता है कि आप इसका बखूबी जवाब दे पाएंगे। आइए अब हम चलते हैं अपनी पहली न्यूज की। हमारी पहली न्यूज विद्यादान 2.0 को लेकर है। ये कॉमन नेशनल प्रोग्राम है जो कि 22 अप्रैल को रमेश निशंक जी के द्वारा, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम को लॉन्च करने का मुख्य कारण ये रहा कि जो कोविड-19 फैला हुआ है, लॉकडाउन है, ऐसी स्थिति में सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद हैं, तो बच्चों को जो है वो गुड क्वालिटी एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराई जाए। और हमें पता है कि वर्तमान में ज़्यादातर डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में गुड क्वालिटी डिजिटल एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराई जाए, ये जो मुद्दा था इस प्रोग्राम को शुरू करने का मुख्य कारण यह रहा। इस प्रोग्राम के जो मुख्य उद्देश्य हैं वो यही है कि गुड क्वालिटी डिजिटल कंटेंट की जो आवश्यकता है उसकी पहचान करना और उस आवश्यकता के अनुसार ई लर्निंग कंटेंट डेवलप करना और ई लर्निंग कंटेंट के जो कंट्रीब्यूटर हैं उनको इनवाइट करना। यानी हमने देखा कि इस प्रोग्राम के मुख्य उद्देश्य अगर हम बात करें वो है रिकॉग्नाइजिंग द ग्रोइंग नीड फॉर गुड क्वालिटी डिजिटल कंटेंट और इनवाइटिंग ई लर्निंग कंटेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा? यहाँ पर जितने भी अकेडमिशियंस हैं और ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो साथ मिलकर काम करेंगी, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किसी अकेडमिशियंस की तरफ से या फिर इंडिविजुअल ही जो जितने भी कंट्रीब्यूटर्स होंगे वो वैरायटी ऑफ ई लर्निंग कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे एचआरडी मिनिस्ट्री को। यहाँ पर वो एक्सप्लेनेटरी वीडियोस भी प्रोवाइड करा सकते हैं, एनिमेशन, टीचिंग वीडियोस, लेसन प्लान, असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक इत्यादि जो है वो कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं और उसको भेज सकते हैं एचआरडी मिनिस्ट्री पर। उसके बाद जब ये पूरा ई लर्निंग कंटेंट मिनिस्ट्री के पास आ जाएगा, ऐसी स्थिति में जो पैनल ऑफ एकेडमिक एक्सपर्ट होगा वो मॉनिटर करेगा और देखेगा ये जो ई लर्निंग कंटेंट भेजा गया है ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा या अकेडमिशियंस के द्वारा, इंडिविजुअल्स के द्वारा, वो कितना गुड क्वालिटी का है। जब ये फाइनल हो जाएगा कंटेंट, उसके बाद इस कंटेंट को दीक्षा ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। दीक्षा ऐप हमें पता है कि नेशनल टीचर्स प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया जो है ये ऐप है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऐप जो है वो बनाया गया है। ये न केवल शिक्षकों के लिए बल्कि स्टूडेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इस ऐप पर सीबीएसई बोर्ड और जितने भी स्टेट्स के अन्य बोर्ड हैं उनका पूरा सिलेबस है,
सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर्स वहाँ पे दिए हुए हैं, ई लर्निंग क्लासेस हैं, वीडियोस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं इत्यादि जो है इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं, जो कि जिस पर कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन, गुड क्वालिटी एजुकेशन जो है प्रोवाइड करा सकता है। इस प्रोग्राम में एक और मुख्य बात यह है कि स्टेट एंड ड्यूटीज भी अगर इनिशिएट करना चाहे इस प्रोग्राम के अंतर्गत तो वो कर सकते हैं, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में, क्योंकि प्रत्येक राज्य की अपनी एक क्षेत्रीय भाषा है, तो क्षेत्रीय भाषाओं में भी यदि ई कंटेंट जो है वो डेवलप करने के लिए अगर यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश और राज्य काम करते हैं तो वहाँ पर वो भी जो है इस प्रोग्राम के अंतर्गत पहल कर सकते हैं। तो हमने देखा ओवरऑल कि विद्यादान 2.0 प्रोग्राम है क्या। अब हम आते हैं अपने एक और इम्पोर्टेंट न्यूज के ऊपर, जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। ये जो इंडेक्स है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है वो लॉन्च की जाती है, जारी की जाती है। ये जो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है पेरिस की, और ये 2002 से जो है इस इंडेक्स को जो है वो जारी कर रही है। ये क्यों जारी करती है? ये जारी करती है कि ये किसके लिए काम करती है? काम करती है वर्क्स टू डॉक्यूमेंट एंड कॉम्बैट अटैक ऑन जर्नलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, यानी संसार में यानी पूरे वर्ल्ड में जो जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं उन जर्नलिस्ट को लेकर कोई अगर हिंसा हुई है, उनके ऊपर यदि कोई अत्याचार हुआ है तो उसको डॉक्यूमेंटेशन करना और उनके प्रति होने वाली हिंसा को रोकना, यही इस इंडेक्स का जो है मुख्य उद्देश्य होता है, इंडेक्स को जारी करने का। इस वर्ष 2020 में 180 जो कंट्रीज हैं उनके लिए इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें नंबर 1 पर जो है वो नॉर्वे रही और ये पिछले 4 साल से नंबर 1 पर है। यानी यहाँ पर जर्नलिस्ट को बहुत सारा फ्रीडम है और वो फ्रीली जो है वो काम कर सकती हैं और अपना जो भी जिस तरीके से जो कंट्री सोसाइटी काम कर रही है उसको जो है दुनिया के सामने ला सकती है। 180 नंबर पर नॉर्थ कोरिया में, पता है कि नॉर्थ कोरिया में किम जोंग है, तो वहाँ पर प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है, या कहें कि लीस्ट जो है वो सबसे नीचे नंबर पर आती है नॉर्थ कोरिया, जहाँ पर प्रेस को बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं है, वो फ्रीली काम नहीं कर सकती और जर्नलिस्ट के खिलाफ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा देखने को मिलती है। उसके बाद इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया 142 रैंक पर है। हालांकि 2019 में इंडिया जो है उसकी 140 रैंक थी, यानी हम कह सकते हैं कि 2 अंक जो है वो इंडिया की रैंकिंग में घटे हैं या कम हुए हैं। उसका मुख्य कारण जो माना जा रहा है वो धारा 370 माना जा रहा है, जो कि जम्मू कश्मीर से हटाई गई, और ऐसी स्थिति में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं जा सकती थी, या मीडिया को जो है जम्मू कश्मीर में बाधित किया गया था और पत्रकारों के खिलाफ, मीडिया के खिलाफ काफ़ी विरोध प्रदर्शन जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिला, जिसकी वजह से इंडिया की रैंकिंग जो है वो अब की बार 2020 में कम हुई है। हालांकि इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इंडिया में जो है वो 2019 में एक भी पत्रकार की हत्या नहीं हुई, जबकि 2018 में लगभग 6 पत्रकारों की हत्या हुई थी। तो उस हिसाब से जो है वो 2019 जो है वो पत्रकारों के लिए और प्रेस के लिए काफ़ी अच्छा भी है। यहाँ पर यदि हम अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, पड़ोसी देशों की बात करें, तो पड़ोसी देशों में चाइना की रैंकिंग 177 है, यानी अगर 180 की बात करें तो लगभग जो है वो 3 पायदान ऊपर ही है चाइना 180 से, यानी चाइना में भी प्रेस को बहुत ज़्यादा फ्रीडम नहीं है। और हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के मामलों में भी जो रिपोर्ट प्रेस के द्वारा, चाइनीज़ प्रेस के द्वारा पब्लिश की गई, उसमें ये कहा भी जा रहा है कि चाइना में जो कोविड-19 के से जो लोग मरे हैं या कोविड-19 से प्रभावित लोगों की जो संख्या बताई गई है प्रेस के द्वारा, वो ऑथेंटिक नहीं है। इसके साथ साथ पाक की यदि हम बात करें, पाकिस्तान जो है 145 रैंक है उसकी है, बांग्लादेश की 151 रैंक है। तो हमने देखा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो है यानी 2020 जो है वो क्या है। तो यहाँ पर कई बार क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग क्या है, इसको लेकर क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि इंडिया की रैंकिंग अब की बार 142 यानी 142 रही है, यानी 2 अंक जो है वो घटी है। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज के ऊपर। हमारी अगली न्यूज है डेमो 2 मिशन को लेकर।
इस मिशन की घोषणा अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा की गई है। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक डेमोस्ट्रेशन मिशन है। इससे पहले जुलाई 2011 में अमेरिका ने डेमो मिशन 1 जो है लॉन्च किया था, जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। इस मिशन के अंतर्गत 2020 में जो ये डेमो 2 मिशन लॉन्च किया गया है, इसमें स्पेस एक्स जो एजेंसी है वो नासा की मदद करेगी। ये एलन मस्क की कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है। इसके अंतर्गत 27 मई को 2 एस्ट्रोनॉट्स यानी अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा, जिसमें से एक होंगे बॉब बेकन और दूसरे होंगे डगलस हर्ले। इस मिशन को लॉन्च करने में फाल्कन 9 रॉकेट की सहायता ली जाएगी और ये एक कमर्शियल क्रू प्रोग्राम है, यानी निजी एजेंसी का जो है पार्टिसिपेशन इस प्रोग्राम में है। इसको फाइनेंस किया है यूएस गवर्नमेंट ने, और यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम करेंगे, यानी देखेंगे और अंतरिक्ष में मानव के लिए क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। इस प्रकार से ये अमेरिका का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो बन सकते हैं, जैसे कि डेमो 2 मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए अमेरिका की कंपनी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा, ऑप्शन बी इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें से पहला स्टेटमेंट दे दिया कि डेमो 2 मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी दे दिया कि इसमें फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया जाएगा, ऑप्शन सी दे दिया कि इसके अंतर्गत 4 एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा जाएगा, जो कि गलत है। तो हमें इसी हिसाब से जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा साइंस एंड टेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके बाद आगे हम आते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर, विच इज न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ब्रिक्स जो देश हैं उनके द्वारा ऑपरेटेड किया जाने वाला बैंक है। इसके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5th एनुअल मीटिंग जो है अभी हेल्ड हुई है। ये एक वर्चुअल मीटिंग थी, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ये मीटिंग हेल्ड की गई थी। इसमें भारत की तरफ से भारत की जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए ब्रिक्स देशों को जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने $5 बिलियन की सहायता की है। ये अपने आप में सराहनीय है, लेकिन इस सहायता को बढ़ाकर कम से कम $10 बिलियन किया जाना चाहिए। और भारत ने इसकी सराहना भी की कि भारत को न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने के लिए $1 बिलियन की सहायता की है। यदि हम ब्रिक्स को और न्यू डेवलपमेंट बैंक को यहाँ पर देखें तो हम देख सकते हैं कि ब्रिक्स जो है वो 5 देशों का एक समूह है, जिसमें बी का मतलब ब्राजील है, आर का मतलब रशिया, आई का मतलब इंडिया, सी का मतलब चाइना, एस का मतलब साउथ अफ्रीका है। इसको 2001 में बनाया गया या फॉर्म किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना में है। ये ब्रिक्स काम क्या करती है? ये कोऑपरेट वाइद द मेंबर्स नेशन फॉर डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, यानी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनमें डेवलपमेंट को लेकर कोई काम करना है, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई काम करना है, तो उसमें जो मदद है ये एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं नेशन और एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा है एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। यदि इसकी हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2014 में हुई और ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स के द्वारा ऑपरेटेड होता है, यानी ब्रिक्स देशों के समूह ने मिलकर जो है वो एनडीबी को बनाया है, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक को बनाया है। इसका भी हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है और 2016 से लगातार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो मीटिंग है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा कराई जाती है। यहाँ पर इस प्रकार जो हम देखें तो ये अब की बार की कौन सी थी? 5th एनुअल मीटिंग जो 2020 में हुई थी। ये बैंक करता क्या है? ये करता है सपोर्ट पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को थ्रू लोन्स, गारंटीज, इक्विटी पार्टिसिपेशन एक्सेट्रा, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत जितने भी जो लोन लिए जाते हैं लोन देने का काम करता है या गारंटी लेने का काम करता है।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो इकोनॉमिक्स के सिलेबस को कवर करता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली ब्रिक्स को लेकर आ सकते हैं या एनडीबी को लेकर आ सकते हैं कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल होती हैं, या फिर जो कोविड-19 से लड़ने के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा इंडिया को जो सहायता दी गई है वो कितने पैसों की है। इस तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से बन सकते हैं। आइए अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज के ऊपर। हमारी अगली न्यूज है चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। ये जो योजना है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स और असिस्टेंट को लाभान्वित किया जाएगा। ये एक स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है 50 लाख का, जिसमें बीमा किया गया है आंगनबाड़ी वर्कर्स का, असिस्टेंट का। क्योंकि ये जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, असिस्टेंट हैं, ये डोर टू डोर जाकर सर्वे कर रही हैं कोविड-19 के लिए, प्लस न्यूट्रिशन जो फूड है यानी पोषण युक्त जो भोजन है वो बच्चों को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये संभावना काफी बढ़ जाती है कि कोविड-19 का जो संक्रमण है वो आंगनबाड़ी वर्कर्स को हो सकता है। हालांकि इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है वो हेल्थ वर्कर्स के लिए लॉन्च की गई थी, जिसमें 50 लाख का बीमा जो है वो हेल्थ वर्कर्स को प्रोवाइड कराया गया है। यहाँ पे यदि हम आंगनबाड़ी देखें कि आंगनबाड़ी है क्या, तो आंगनबाड़ी रूरल चाइल्ड केयर सेंटर्स हैं। ये 1975 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गए और 1975 से जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत काम क्या होता है? इसके अंदर प्री स्कूल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप का जो कार्य है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाता है और इनके लिए इनको एक फिक्स सैलरी भी मिलती है। ये जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत कार्यरत हैं। तो हमने देखा कि ये जो टॉपिक है, यहाँ से जो क्वेश्चन आपसे बन सकता है वो क्वेश्चन बन सकता है कि चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। या फिर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जहां पर आपसे पहला स्टेटमेंट हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। दूसरा स्टेटमेंट हो सकता है कि इसके अंतर्गत स्पेशल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है 50 लाख का। तीसरा हो सकता है स्टेटमेंट कि यह जो योजना है वो 1 लाख आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट के लिए है। चौथा ऑप्शन हो सकता है कि कोविड-19 से लड़ने के लिए ये योजना जो है वो लॉन्च की गई है। तो इस चारों स्टेटमेंट में से आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में यह योजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है, ना कि राजस्थान में। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो इस टॉपिक में से, इस न्यूज में से बन सकते हैं। अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज के ऊपर, जो है सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ये जल संचय करने का एक अभियान है, यानी वाटर कंजर्वेशन के लिए जो अभियान है वो चलाया जा रहा है। ये अभियान गुजरात में चलाया जा रहा है और वर्तमान में इसका तीसरा चरण जो है वो कार्यरत है, जिसके अंतर्गत 10 जून तक जो है ये अभियान चलाया जाएगा। ये एक वाटर कंजर्वेशन स्कीम है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि डीपन वाटर बॉडीज इन स्टेट बिफोर मॉनसून टू इंक्रीज स्टोरेज ऑफ रेन वाटर टू बी यूज्ड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्केर्सिटी, यानी पानी की कमी होने पर जो स्टोर वाटर है उसका यूज किया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि जो वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि पॉन्ड्स हो गए, आपके रिवर्स हो गई, या फिर पोखर तालाब हो गए इत्यादि, ये जितने भी है उनको खोदा जाए, उनको गहरा बनाया जाए कि जब बारिश का पानी आए तो ज़्यादा से ज़्यादा जल संचय हो सके, और जब पानी की कमी हो तो इनका इस्तेमाल जो है वो बेहतर इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्लीनिंग एंड डेजल्टिंग ऑफ रिवर फ्रंट, यानी जो नदियों की गाज है उसको निकालना, उनको साफ करना, जिससे कि जो मॉनसून जब आए तो रेन वाटर का ज़्यादातर स्टोरेज जो है इन रिवर्स में हो सके। तो हमने देखा कि मेनली जो है वो वाटर कंजर्वेशन के लिए ये जो स्कीम है वो चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि वाटर बॉडीज को क्या करो, डीपन करो, गहरा करो उन्हें। ये योजना सबसे पहले 2018 में शुरू की गई, जिसके तहत इसका पहला फेज काम करा, उसके बाद 2019 में इसका दूसरा फेज काम करा और वर्तमान में इसका तीसरा फेज कार्यरत है।
तो इस पूरे जो टॉपिक है इसमें से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान किस राज्य में चलाया जा रहा है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो है इसका कौन सा चरण जो है वो वर्तमान में कार्यरत है, या फिर पूछा जा सकता है कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, जिसपे ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं कि वाटर बॉडीज को डीपन करना, दूसरा हो सकता है कि वाटर हार्वेस्टिंग करना, तीसरा हो सकता है कि नदियों को तालाबों को खोदना इत्यादि जो है ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जा सकते हैं। तो ये हमने देखा ये जो हमारी जो न्यूज़ है वो हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आइए अब हम आते हैं अपनी अगली न्यूज़ के ऊपर। इससे पहले वाली डेली करंट अफेयर्स की जो सीरीज थी 14th, उसमें हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का जवाब काफी सारे स्टूडेंट ने सही प्रोवाइड कराया है। तो यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगी राम योगेश जी का, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और कुसुम जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ और मैं रेगुलरली कोशिश कर रही हूँ कि मैं MCQs हिंदी में भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो हमारा पहली वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में यानी सप्लाई चेन में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर है किसान रथ। कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन है और ऐसी स्थिति में यातायात परिवहन संसाधनों का बहुत ही ज्यादा संकट जो है वो देखने को मिल रहा है। चूंकि कृषि और उसकी सहायक क्रियाएं यानी एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज में जो खाद्यान्न संबंधी जो चीजें होती हैं वो बहुत लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखी जा सकती, इसलिए जरूरी है कि समय पर जो है वो खाद्यान्नों की सब्जियों की आपूर्ति जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे और किसानों को जो है उसका नुकसान ना उठाना पड़े। इसीलिए ये जो किसान रथ जो मोबाइल ऐप है लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत जो किसान है जहां भी उन्हें उनकी सप्लाई जो चेन है वो बाधित होगी उसके बारे में इनको पूरी जानकारी जो है वो प्राप्त हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो जरूरी है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल करंट नॉमिक्स को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें। और हाँ, हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन टेलीग्राम ऐप पर पूछे जाते हैं उनको आप जरूर सॉल्व करें और उनका उत्तर जो है वो वीडियो के नीचे यानी इस जो हम डेली करंट अफेयर्स की जो वीडियो यहाँ पर आपके लिए लाते हैं उसके नीचे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। देखिए टेलीग्राम चैनल पर जितने भी जो MCQs आपसे पूछे जाते हैं वो एक तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं, प्लस आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।